देखो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक जनरल वे में लेके चलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास n आइडेंटिकल थिंग्स हैं, है ना। मेरे पास मान लो n आइडेंटिकल थिंग्स हैं, है ना। मतलब एक जैसी n चीज़ें हैं और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, अमंग r पर्सन्स, ठीक है। r अलग अलग लोगों में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। n एक जैसी चीज़ें हैं और n एक जैसी चीज़ों को हमें r अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करें देखो, मान लो एक बंदे को x1 चीज़ें दी, दूसरे को x2 चीज़ें थी, तीसरे को x3 और xr, तो इन सब का सम n होना चाहिए। जैसे r बंदे अपने पास है, ठीक है, r बंदे, तो पहले बंदे को x1 चीज़ें दी, दूसरे को x2, तीसरे को x3 और लास्ट बंदे को क्या किया, xr चीज़ें हमने दी, ठीक है। तो एक बंदे को x1 चीज़ें दी, एक को x2, एक को x3 और लास्ट बंदे को हमने xr, मतलब r बंदे हैं, तो x1, x2, x3 से लेकर xr चीज़ें हमने उनको दी। अब उन सारी चीज़ें जो दी हैं उनका सम कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। मतलब तो हमें इस इक्वेशन के अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए, हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए। जितने इसके सॉल्यूशंस होंगे उतने तरीकों से हम इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ध्यान दो, है ना, n चीज़ें हैं और r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान लो एक को x1 दी, एक को x2 दी, एक को x3 दी, एक को xr दी, तो x1, x2, x3 से लेकर xr इन सब का सम क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ध्यान दो, तो जितने इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे उतने ही हमारे ये n चीज़ों को बांटने के तरीके भी होंगे। ध्यान दो, और यहाँ पर जैसे जो x1 है वो 0 से लेकर n तक हो सकता है, x2 भी 0 से लेकर n तक हो सकता है और xr भी 0 से लेकर के n तक हो सकता है। ध्यान दो, लेकिन होगा इंटीजर ही। x1, x2, x3, xr ये सब के सब क्या होंगे, इंटीजर। तो मतलब जितने इन n एक जैसी चीज़ों को r लोगों में बांटने के तरीके होंगे उतने ही इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ध्यान दो, है ना, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के होंगे। अब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाले कैसे जाएं, देखो अब इसके लिए क्या करें, देखो एक काम करें, जैसे x1 जा सकता है 0 से n तक, तो जैसे मान लो हमने कहा कि x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 से लेकर के x की पावर n तक। देखो ये x1 जा सकता है 0 से n तक। देखो x2 भी जा सकता है 0 से n तक, तो x की पावर 0, x की पावर 1 से लेकर x की पावर n। इसी प्रकार देखो xr भी x की पावर 0, x की पावर 1 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, x की पावर n तक जा सकता है। ध्यान दो, तो x1 0 से लेकर n तक जा सकता है, देखो 0 से लेकर n तक ले गए। x2 भी 0 से लेकर n तक जा सकता है, देखो 0 से लेकर n तक ले गए। xr भी 0 से लेकर n तक जा सकता है, देखो 0 से लेकर n तक ले गए। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में x की पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे। हमें इस पूरे में चाहिए है क्या, बोलो, हमें इस पूरे में चाहिए है क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। देखो जैसे होता क्या है, मान लो हमने कहा हमें x1 प्लस x2 बराबर 3 चाहिए। मान लो छोटा एग्जांपल लें, हमने कहा x1 0 से 3 तक जाएगा और x2 भी 0 से 3 तक जाएगा, मान लो। अब इन दोनों का सम 3 चाहिए, तो हमने काम किया, हमने कहा इसको ले लें पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3 और इसको ले लें पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, है ना। इसको भी हम 3 पावर तक ले लें, है ना। x1 के करस्पॉन्डिंग देखो 0 से लेकर के 3 तक ले जाएंगे और देखो x2 के करस्पॉन्डिंग भी 0 से लेकर के 3 तक देखो यहाँ पर हम ले जाएंगे। ध्यान दो, अब हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 3 ढूंढें। देखो जैसे
यहाँ से अगर तुमने x की पावर 1 लिया और यहाँ से 2 लिया तो इनको मल्टीप्लाई करके x की पावर 3 बन गया। मतलब इसको 1 वैल्यू दी, इसको 2 वैल्यू दी, तो दोनों का सम क्या हो गया 3, वही हम चाहते हैं। देखो जैसे यहाँ से x की पावर 2 ले लो, यहाँ से x की पावर 1 ले लो, मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 बन गया। मतलब इसको 2 वैल्यू दी, इसको 1 वैल्यू दी, सम 3 बन गया। यहाँ से x की पावर 3 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, तो कुल मिला के देखो x की पावर 3 हो गई ना। तो इसको 3 कर दिया, इसको 0 कर दिया, देखो सम 3। इसको 0 कर दिया, इसको 3 कर दिया, फिर देखो सम कितना हो गया 3। तो कहने का मतलब जितने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे उतने ही बार इसमें x की पावर 3 आएगा। जैसे मान लो इसको 1 ले रहे हैं, इसको 2, मतलब यहाँ से x की पावर 1, यहाँ से x की पावर 2, इसको 0, इसको 3, तो यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 3। तो जब जैसे यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 बनेगा। जैसे यहाँ से x की पावर 1, यहाँ से x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 3 बनेगा। यहाँ से x की पावर 2, यहाँ से x की पावर 1 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो x की पावर 3 बनेगा। तो जितने बार यहाँ से x की पावर 3 बनेगा उतना ही इस इक्वेशन का आंसर भी होगा। मतलब उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे, है ना, उतने ही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे जितने बार इन दोनों के मल्टीप्लाई में x की पावर 3 बनेगा। इसलिए ये मेथड देखो हमारे सामने आया। हम चाहते हैं हम इस पूरे में क्या निकालेंगे, x की पावर n का कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि देखो जैसे मान लो यहाँ से x की पावर 3 आया, यहाँ से x की पावर 0 लिया और यहाँ से 3 लिया, ठीक। फिर मान लो यहाँ से x की पावर 1 लिया और यहाँ से x की पावर 2 लिया। फिर मान लो यहाँ से x की पावर 2 लिया और यहाँ से x की पावर 1 लिया। फिर मान लो यहाँ से x की पावर 3 लिया, यहाँ से x की पावर 0। देखो ये कुल मिला के x की पावर 3 बना, ये कुल मिला के x की पावर 3 बना, x की पावर 3 बना, x की पावर 3 बना। देखो तो x की पावर 3 कितने बार आया, 4 बार। मतलब x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 4। देखो वही इसका आंसर दो कैसे, इसको 0 लें, इसको 3 लें, इसको 1 लें, इसको 2 लें, इसको 2 लें, इसको 1 लें, इसको 3 लें, इसको 0। देखो 4 तरीके होंगे, है ना। इस अपनी इक्वेशन का जो आंसर है वो कितना होगा, 4। इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 4। देखो वही x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना आ गया, 4 आ गया। ध्यान दो क्योंकि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हो रहे हैं, देखो 4, और x की पावर 3 का कोफिशिएंट भी क्या आ रहा है, 4। तो मतलब जितना इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट आएगा उतने ही इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और वही हमें अपने सवाल का आंसर चाहिए, है ना। तो अब देखो ये सारे के सारे टर्म हैं तो एक जैसे। देखो जो पहला है और कितने हैं, r हैं, तो हम चाहते हैं क्या, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 से लेकर x की पावर n, और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, बोलो x की पावर r आया। तो हम इस पूरे में क्या चाहते हैं, हम इस पूरे में चाहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n को चाहते हैं इस पूरे में, ठीक। तो हम इस पूरे में x की पावर n का कोफिशिएंट चाहते हैं, क्योंकि देखो ये भी टर्म सब टर्म एक जैसे, r टर्म है तो पावर r कर दिया। इस पूरे में देखो हम x की पावर n का कोफिशिएंट चाहते हैं। ध्यान दो अब इस पूरे में x की पावर n का कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए, देखो बड़ा आसान है। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको ऐड करो, है ना। देखो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको ऐड करो। देखो ये क्या है, देखो ये x की पावर 0 है ना, इसको 1 भी लिख सकते हैं की बात है। तो क्या हो रहा है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेकर के x की पावर n, तो इसमें a हो गया 1, r क्या हो गया x, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए बोलो, n+1। देखो 1 2 से लेके n तक पावर 0, तो इसका समेशन क्या हुआ, a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, a हो गया 1, तो 1 माइनस x की पावर क्या हो गया, n+1, और अपॉन कितना हो गया, 1 माइनस x हो गया। ध्यान दो तो हमने क्या किया, देखो इस पूरे का सम किया, तो क्या आया सम, 1 माइनस एक्स की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल की पावर r। अब देखो क्या हुआ, इसको ऐसे लिखा 1 माइनस एक्स की पावर n+1 होल की पावर r, और ये टर्म ऊपर ले गए तो पावर -1 होगी,
तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर, ध्यान दो, ठीक है। पावर आर ऊपर भी आई, पावर आर नीचे भी आई, तो पावर आर ऊपर ले जाएंगे माइनस आर हो जाएगा। देखो ध्यान दो क्या हो रहा है। अब जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 1 माइनस एक्स की पावर आर, तो क्या होगा, देखो 1 माइनस आर सी 1 एक्स। अब देखो आगे जितने भी टर्म आएंगे वो सब x की पावर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 ऐसे आएंगे, और उनसे हमें कोई फ़ायदा होना नहीं है, क्योंकि हमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। और यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर। तो अब देखो ये जो आगे आने वाले टर्म हैं ये सब मेरे लिए बेकार है, क्योंकि देखो ये सब के सब x की पावर n से बड़े टर्म हैं। तो इस पूरे एक्सपेंशन में से सिर्फ 1 हमारे काम का है, उसको लेंगे बस, बाकी कोई हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो सब x की पावर n से ज़्यादा है और हमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो उनमें x की पावर n का कोफिशिएंट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ऑलरेडी x की पावर n से ज़्यादा है। तो यहाँ से एक ही टर्म हमारे काम का है, वो क्या है, 1। यहाँ से 1 लिया और यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर देखो माइनस आर लिया हमने, ध्यान दो। तो देखो कुल मिला के ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर, और हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए है क्या बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r चाहिए, ध्यान दो। हमें इस पूरे में x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए है, ठीक। तो अगर हम इस पूरे में x की पावर r का कोफिशिएंट निकाल लें तो वही हमारा आंसर होगा। अब समस्या ये आई कि भाई इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट होगा क्या। देखो ध्यान दो, उसको चेक करें। देखो इसको मिटाना है, जरा लिखो बच्चों ध्यान से, इसको मिटाना है। देखो ध्यान दो, देखो देखो अब जैसे मेरे पास ये टर्म है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर, इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए है ना। इस पूरे में हमें x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन मैंने क्या बताया, देखो ये बताया था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। देखो ध्यान दो, अब जैसे अगर हमारे पास ये टर्म है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर, देखो क्या होगा, 1 प्लस एन क्या है माइनस आर, और क्या है बोलो माइनस एक्स। फिर देखो माइनस आर माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर देखो क्या हुआ, माइनस आर माइनस 1 माइनस आर माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3। देखो ऐसे करके ये टर्म यहाँ पर आएगा। देखो ध्यान दो, ये क्या हो गया, 1 प्लस आर एक्स प्लस, देखो माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस हो जाएगा आर प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से माइनस 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 4 माइनस है तो प्लस हो जाएगा आर प्लस 1 आर प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3। देखो ऐसे चल रहा है ये। अब देखो जैसे यहाँ पर ध्यान दो, x की पावर 2 का कोफिशिएंट ये है, x की पावर 3 का ये है। तो जैसे अगर हम x की पावर n का कोफिशिएंट निकालें तो क्या होगा सोचो। देखो आर प्लस 1 आर प्लस 2 से लेकर के आर प्लस, देखो क्या होगा n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल और x की पावर n। देखो जैसे x की पावर 3 में नीचे 3 फैक्टोरियल आया, ऊपर r प्लस 2 तक आया।
देखो यहाँ पर x की पावर n में देखो नीचे n फैक्टोरियल आया और ऊपर क्या आया, देखो n माइनस 1 तक आया, ध्यान दो। ठीक, तो x की पावर n का कोफिशिएंट देखो ये हुआ। अब देखो जरा ध्यान दो, हम इस कोफिशिएंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे, देखो काम करें, जैसे इसमें हम क्या करें, यहाँ पर ध्यान दो, x की पावर n का कोफिशिएंट देखो ये हो गया। देखो हम एक काम करें, इसमें क्या करें, r माइनस 1, देखो ऐसे 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर के r माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 इंटू 2 इंटू 3 से ऊपर देखो मल्टीप्लाई किया, और देखो नीचे भी हमने इसी टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर के r माइनस 1 और n फैक्टोरियल, है ना। इस टर्म से देखो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और इसी टर्म से देखो हमने नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ध्यान दो। ठीक, अब देखो ऊपर जो आ गया वो आ गया n प्लस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे देखो हो गया r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल एक ही बात है ना। देखो फैक्टोरियल का सिंबल ये भी होता है और ये भी, दोनों ही फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। देखो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला, n प्लस आर माइनस 1 सी आर में, देखो इसमें NCR का लगाओगे तो यही मिलेगा, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, इसमें देखो ये आंसर आया इसका। देखो ध्यान दो, अब देखो इसका मतलब ये हो गया, इस बात को आप याद रखिए कि हमेशा इस बात को आप याद रखिए, ये बात वैसे भी हमारे कई जगह काम आएगी। क्या बात, देखो ये बात कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n जो होगा वो हो जाएगा क्या, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ध्यान दो इस बात पे, है ना। x की पावर n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बोलो, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये x की पावर n का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर में। इस बात को याद रखो। तो देखो यही हम चाहते थे, x की पावर n का कोफिशिएंट चाहते थे, और ये था क्या, ये उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे। ध्यान दो, उस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हमने इक्वेशन बनाई थी। देखो अपनी इक्वेशन क्या थी, अपनी इक्वेशन देखो ये थी x1 प्लस x2 से लेकर के xr बराबर n, ये अपनी इक्वेशन थी। तो इसके देखो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे क्या, जिसमें x1 जा रहा था 0 से लेकर के n तक, और x2 भी जा रहा था 0 से लेकर के n तक, और xr भी जा रहा था 0 से लेकर n तक। तो इस इक्वेशन के देखो ये जो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे वो ये थे n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। इस बात को हम याद कर लें, है ना। और ये क्या थे, ये थे n एक जैसी चीज़ों को r अलग अलग लोगों में बांटने के तरीके। तो अगर हम n एक जैसी चीज़ों को r अलग अलग लोगों में बांटेंगे तो उसके तरीके ये होंगे, या ऐसा कह दो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये होंगे, बात बराबर है। और यहाँ पर ध्यान रखना, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि n एक जैसी चीज़ों को, n एक जैसी बॉल्स को r अलग अलग बॉक्सेस में रखने के तरीके। ध्यान रखो, बॉल्स एक जैसी हैं, बॉक्सेस अलग अलग हैं, जो चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं, जिन लोगों को देना है वो लोग अलग अलग हैं। मतलब n एक जैसी चीज़ों को r अलग अलग लोगों को देने के तरीके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज भी यही होंगे और इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी यही होंगे, दोनों सेम बात है। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलो, या ऐसा कहो कि n एक जैसी चीज़ों को r लोगों को बांटने के तरीके, उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का भी आंसर यही होगा। और जो हमारे नंबर ऑफ वेज हैं, है ना, ये क्या है बोलो, ये हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ एन आइडेंटिकल थिंग्स, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट आर पर्सन्स, है ना।
n एक जैसी चीज़ों को r लोगों को बांटने के तरीके भी यही हैं और इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन भी यही हैं। तो इस फार्मूले को हम याद कर लें। ये फार्मूला परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत जगह पर आता है और इस बात को भी याद रखें, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर में x की पावर n का कोफिशिएंट ये होगा क्या, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। इन दोनों बातों को हम हमेशा के लिए याद कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से, मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन देखो बताता हूं, अभी ध्यान दो।